इंटरनेशनल ट्रेड। बच्चों पहले ही दिखा दूं आपको, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप जाके सर्च करें विद इन द चैनल कंपैरेटिव एडवांटेज। ये देखो वीडियो मार्च 6 को लगी हुई है। इट इज़ 45 मिनट्स लॉन्ग। कंपैरेटिव एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज दोनों हैं। ये एक बार देख लें ताकि कल मैं आपको इसका थोड़ा सा मजीद रिकैप करवा के कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर करा दूँ। राइट जी, सो वी आर हियर, मोहम्मद बिन शफीक एंड अयान अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद एंड अयान। वालेकुम सलाम सर। जी बेटे, लेट्स मेक अ स्टार्ट विद इंटरनेशनल ट्रेड। जो बच्चे ज़रा बाद में आए, अयान एंड मोहम्मद, मैंने दिखाई है वीडियो अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज के नाम से सिलेक्ट सर्च करना मेरे चैनल पे। आपको मार्च 6 पे एक वीडियो लगी हुई मिलेगी, कंपैरेटिव एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज। उसको प्लीज़ खुद देख लीजिएगा ताकि उसमें जो ग्लिचेस हैं वो मैं बाद में आपको खुद करा दूँ। राइट, सो वेयर आर वी नाउ? देयर। लेट्स क्विकली टेक आउट द नोट्स एंड गेट ऑन विद इंटरनेशनल ट्रेड। आसान चैप्टर है, काफ़ी कॉमनली टेस्टेड है, तो लेट्स थिंक इट्स पार्ट 2। पार्ट 1 से आएगा। जी बच्चों, इसमें हमने मनी इन्फ्लेशन कर लिया है और अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स इंटरनेशनल ट्रेड। देयर। अस्सलाम वालेकुम अनान। लेट्स सी जी, ये दो थ्योरीज, एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। प्लीज वॉच द वीडियो, इट वाज पोस्टेड ऑन मार्च 6। जस्ट टाइप कंपैरेटिव एडवांटेज एंड you'll गेट COMP टाइप कर दो, अगर स्पेलिंग सही नहीं आते तब भी you'll गेट द वीडियो एंड जस्ट वॉच इट। अच्छा जी, हु इज विलिंग टू जॉइन? वलीद। लेट्स मूव ऑन टू इंटरनेशनल ट्रेड का प्रोटेक्शनिज्म का कॉन्सेप्ट। प्रोटेक्शनिज्म, व्हाट इज प्रोटेक्शनिज्म? नाम से पता लग रहा है कि हिफाजत करना चाह रहे हैं हम किसकी? अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की। इट इज द यूज ऑफ पॉलिसीज बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। कैसे? थ्रू इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल मार्केट फोर्सेज, यानी इंटरनेशनल डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इंटरवीन करके गवर्नमेंट अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचाना चाह रही है टैरिफ कोटाज वगैरह लगा के। So let's go very slowly with the definition. It's a use of government policies to protect domestic industry from international competition. One mark. Through intervention in international market forces, demand and supply. One mark. एक दो एग्जाम्पल दे दीजिएगा डेफिनेशन में और सॉलिडिटी आ जाएगी। किसी बच्चे को यहाँ तक प्रॉब्लम, बेसिक सही होना चाहिए। प्रोटेक्शनिज्म क्या है? हम अपनी इंडस्ट्रीज को, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचा रहे हैं इंपोर्टेड गुड्स से, अपनी एक्सपोर्ट्स को इंटरनेशनल कंपटीशन से सब्सिडीज वगैरह दे के। प्रोटेक्शन टैरिफ कोटास का नाम है, थ्रू इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल मार्केट फोर्सेस। टैरिफ से स्टार्ट करते हैं जी। पहले मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन। किस किस तरीके से? बच्चों को सिर्फ टैरिफ कोटास याद रहते हैं। देयर आर मेनी एक्सपोर्ट सब्सिडीज हैं, एक्सचेंज कंट्रोल्स हैं, रेड टेपिज्म है, बहुत कुछ है। आज को जरा अच्छी तरह समझिएगा। टैरिफ क्या होते हैं? दीज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस imposed on imported goods या services. They can be specific, मसलन वही $1 per barrel of oil या ad valorem specific percentage of price of the product. अगर स्पेसिफिक टैक्स लगेगा, टैरिफ लगेगा, तो ये बराबर शिफ्ट होगा S0 से S1। सिंपली एक इनडायरेक्ट टैक्स से सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है। और एड वलोरम लगेगा तो नॉन पैरेलल शिफ्ट आएगा। किसी को इसमें कंफ्यूजन? टैरिफ एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो इंपोर्ट्स पे लगाया जाता है, स्पेसिफिक भी होता है, एड वलोरम भी। स्पेसिफिक में बराबर शिफ्ट, हमने यही पढ़ना होता है मेनली। एड वलोरम का कभी कभी सेक्शन ए में बात आ जाती है, उस केस में नॉन पैरेलल शिफ्ट आता है, क्योंकि स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है, जब प्राइस बढ़ी तो अमाउंट ऑफ टैरिफ बढ़ गया और कॉस्ट ज़्यादा बढ़ी, ज़्यादा शिफ्ट हुआ। बेनिफिट टैरिफ लगाने के, दे रेज द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स एंड मेक डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज मोर कंपेटिटिव। वो सस्ती लगती हैं लोगों को लोकल गुड्स। इंपोर्टेड गाड़ियों वगैरह पे हमने टैरिफ कस्टम वगैरह लगा दिए। दिस विल प्रोटेक्ट डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट। रेवेन्यू फ्रॉम फॉर गवर्नमेंट इंक्रीजेज विच कैन बी स्पेंट ऑन मेरिट एंड पब्लिक गुड्स। अलबत्ता प्रॉब्लम क्या है जी? इफ डिमांड इज इन इलास्टिक, टैरिफ विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव। जैसे कोई डीमेरिट गुड्स हैं, ये इवन गाड़ियाँ पाकिस्तान में बड़ी इन इलास्टिक डिमांड है इंपोर्ट्स की। अब जाके ज़रा कम हुई है, लोकल गुड्स बन रही हैं, लोकल गाड़ियाँ। पहले बहुत इन इलास्टिक थी, इसकी वजह से टैरिफ लगाने के बावजूद इंपोर्ट्स में ज़्यादा कमी नहीं आती थी। तो जब इन इलास्टिक डिमांड हो, टैरिफ इतना अच्छा नहीं रहता। रिटेलिएशन, रिटेलिएशन का मतलब होता है बदला लेना।
बाय अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज भी हमारे खिलाफ प्रोटेक्शन यूज करेंगे, टैरिफ कोटाज वगैरह लगाएंगे। सिंपल डायग्राम बनाना है आपने इन मोस्ट केसेस, अनलेस वो बहुत साफ साफ कहे कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस पे असर बताओ, उस केस में वो बनाइएगा, अदरवाइज सिंपली। अच्छा, इसमें याद रखिएगा बच्चे, क्योंकि मैक्रो पढ़ रहे हैं हम लोग, टाइप समझते हैं एएस वाला ग्राफ है, नहीं, ये खाली सप्लाई वाला है, कोई मार्क नहीं मिलेगा अगर आपने एएस एडी लिख दिया, प्राइस लेवल जीडीपी लिख दिया। सिर्फ वो इन्फ्लेशन के लिए और गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए वो वाला करना है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है, या नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन के लिए। बाकी सारा ये इंटरनेशनल ट्रेड है, ये माइक्रो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है अगेन। सो एस से S1 पे शिफ्ट हुआ, कॉस्ट बढ़ने से, महंगी हुई इंपोर्ट्स, क्वांटिटी गिरी क्यू से Q1 तक, प्राइस बढ़ने से लोकल गुड्स ज़्यादा बिकेंगी अब Q से Q1 वाले एरिया में। किसी को प्रॉब्लम जी टैरिफ में? ओके जी, कोटास। कोटास क्या है जी, जैसे नाम बता रहा है, फिजिकल लिमिट ऑन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। पाकिस्तान का है जी 5,000 गाड़ियां सिर्फ आ सकती हैं 1200 सीसी की, तो अब वो एक फिजिकल लिमिट सेट कर दी है। बेनिफिट्स क्या हैं जी? रिडक्शन होगी इंपोर्ट्स में, लोकल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। दीज आर इफेक्टिव इवन व्हेन डिमांड इज इनइलास्टिक। रीजन, इसमें हम प्राइस तो चेंज कर नहीं रहे, सिर्फ डायरेक्ट लिमिट लगा दी है कि इससे ज़्यादा इंपोर्ट्स आएंगी ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली लोकल गुड्स ज़्यादा बिकेंगी, राइट? इसके बाद जी, सो सॉरी, ये क्या मोहम्मद अली का फ़ोन आ रहा है, राव अली का, मे बी ही इज़ वेटिंग इन द मीटिंग। यस, ये देखो बच्चे कितने आए हुए हैं। सॉरी अरहम, अदीब एंड जो भी बच्चे थे, मूसा, आई डिड नॉट रियलाइज आप लोग वेट कर रहे हो, राइट जी। सो कोटाज, फिजिकल लिमिट ऑन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, बेनिफिट है कि रिडक्शन इन इंपोर्ट्स होगी, लोकल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। इवन अगर डिमांड इन इलास्टिक है, कोटाज में इफेक्टिविटी है, बिकॉज ये प्राइस नहीं चेंज कर रहे, लिमिट लगा दी है कि इससे ज़्यादा गुड्स लोकल के मुकाबले में इंपोर्ट्स आएंगी ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शनिज्म हो जाएगी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की। प्रॉब्लम क्या है कि अनलाइक टैरिफ, कोटा से रेवेन्यू नहीं आता गवर्नमेंट को, ये टैक्स नहीं है। अलबत्ता अगर गवर्नमेंट कोटा के लाइसेंसेस बेच दे, मतलब वही 5,000 गाड़ियाँ आनी है मुल्क में, 1,000 का लाइसेंस होंडा को बेच दे, एक टोयोटा को, उससे भी गवर्नमेंट पैसा कमा सकती है। और प्रॉब्लम इसकी भी रिटालिएशन, दूसरे कंट्रीज भी हमारे खिलाफ टैरिफ कोटाज लगाएंगे हमारी एक्सपोर्ट्स के अगेंस्ट। हम बेटे प्रोटेक्शनिज्म पढ़ रहे हैं, मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म साफ पता लग गया होगा। थर्ड इज एक्सपोर्ट सब्सिडीज। गवर्नमेंट अपनी एक्सपोर्टिंग फर्म्स को सब्सिडाइज कर देती है, जैसे पाकिस्तान सियालकोट से स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट होती है, तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे सकती है। सब्सिडी से कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट्स कम होगी, एक्सपोर्टिंग फर्म्स ज़्यादा सप्लाई करेंगी लो प्राइस पे, इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगी प्राइस कम होने से। बेनिफिट क्या है जी? डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज, करंट अकाउंट विल इंप्रूव, मोर एम्प्लॉयमेंट इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। हमारी जो एक्सपोर्ट कर रही थी इंडस्ट्रीज, जैसे स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह, वहाँ ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। प्रॉब्लम वही, बाहर की कंपनीज भी अपनी फर्म को सब्सिडीज देंगी, टैरिफ कोटाज लगाएंगी आपकी गाड़ी गुड्स के ऊपर। लेट मी सी जी, माहीन अली। तो उसके बाद रिटेलिएशन, नेक्स्ट चीज़ जी, देर कॉस्टली फॉर गवर्नमेंट, क्योंकि हमने सब्सिडी देना एक कॉस्ट है, महंगा पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसका बजट डेफिसिट में जा सकता है, साथ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दूसरे एरियाज पे गवर्नमेंट स्पेंड कम कर सकेगी। सिंपल सप्लाई कर्व को राइट पे शिफ्ट करें जी मेरे बेटे। सर रिटेलिएशन से हमें क्या फर्क पड़ेगा? रिटेलिएशन आपके माइंड में है क्या? व्हाट इज रिटेलिएशन? सर क्या वो खुद भी एक्सपोर्ट सब्सिडी देंगे अपने एक्सपोर्टर्स को? यस, अपने एक्सपोर्टर्स को भी देंगे और हमारी एक्सपोर्ट्स के खिलाफ टैरिफ कोटा भी लगाएंगे, अपनी लोकल गुड्स को भी सब्सिडीज देंगे, समझ रहे हो? थैंक यू सर। या उसके बाद आ गया एम्बार्गोज, एक कंप्लीट या पार्शियल बैन ऑन ट्रेड विद अ पर्टिकुलर कंट्री, नॉर्मली ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन। जैसे इंडिया के साथ हमारा एक एम्बार्गो चल रहा है, नॉट कंप्लीट, कुछ चीज़ें हम स्पाइसेस वगैरह कुछ इधर उधर हो रही हैं, लेकिन गाड़ियां वगैरह बड़े आइटम पे एम्बार्गो है, बैन है। इसराइल के साथ हमारा कंप्लीट एम्बार्गो है, तो इससे भी हमारी लोकल गुड्स प्रोटेक्ट हो जाती है, लोकल इंडस्ट्रीज। एक्सचेंज कंट्रोल, ये सिंपली गवर्नमेंट पॉकेट मनी हमारी खत्म कर रही है कि लोग ज्यादा इंपोर्ट्स ना कर सके। गवर्नमेंट सेट्स अ लिमिट ऑन हाउ मच फॉरेन करेंसी इज अवेलेबल फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। इसके हिसाब से ऑटोमेटिकली इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, जब वो फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा ही नहीं,
आपको एज ए रिजल्ट लोग इंपोर्ट्स कम कर सकेंगे। गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा दी है कि $50 बिलियन से ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए पैसा अवेलेबल ही ना करो लोगों को। तो दैट्स अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एज वेल। हमजा राइट जी। उसके बाद हम आ गए वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। साउंड्स ऑड। एक कंट्री खुद ही अपनी एक्सपोर्ट्स पे लिमिट लगा देता है। दिस इज व्हेन अ कंट्री सेट्स लिमिट ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी। क्यों नहीं भेज रहे, अपनी एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं होने दे रहे? आइडिया ये है कि या तो वो कोई नेसेसिटी गुड है, राइस वगैरह, जैसे इंडिया ने उस पर बैन लगाया था एक्सपोर्ट्स पे, ताकि अपने मुल्क में कहीं कहत ना पड़ जाए, कोई फूड आइटम शॉर्ट ना हो जाए, या कोई एसेंशियल रॉ मटेरियल है हमारी लोकल इंडस्ट्रीज के लिए और लालच में हमारे एक्सपोर्टर्स बाहर बेच दें ज़्यादा प्राइस पे, तो मुल्क में रॉ मटेरियल ख़त्म हो जाएगा। तो वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स क्यों लगाई जाती हैं? कंट्री खुद अपनी एक्सपोर्ट्स को कम कर देता है, रोक देता है, टू मेक श्योर कि ये कोई नेसेसिटी है तो अपने मुल्क में रहे, या रॉ मटेरियल है कोई एसेंशियल, अपने मुल्क में उसकी कमी ना हो जाए। 6 मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन हमने किए हैं। एक एक करके बच्चों से मैं पूछता जाता हूँ। पहले वाले आसान होंगे। एक्सचेंज कंट्रोल एक दफा रिपीट कर देंगे? श्योर मुनीब, लेट्स गो बैक टू एक्सचेंज कंट्रोल। मुनीब, आपके फादर चाहें कि मुनीब कम शॉपिंग करे, कम कपड़े खरीदे, आपकी पॉकेट मनी को कम कर देंगे, ऐसे ही है ना, लिमिट लगा देंगे पॉकेट मनी पे। यही कंट्री की गवर्नमेंट कर रही है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए आपको डॉलर चाहिए, फॉरेन करेंसीज चाहिए, तो जब भी इंपोर्ट होगी इंटरनेशनल करेंसी आपको चाहिए होगी, एक लिमिट लगा देते हैं कि फॉरेन करेंसी कितनी अवेलेबल है आपको, 50 बिलियन, 10 बिलियन, 20 बिलियन। वो लिमिट जब पूरी हो गई, अब लोग इंपोर्ट्स नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब फॉरेन करेंसी मिलेगी ही नहीं। समझ आ गया? यस सर। जी, अब मैं एक एक करके सब बच्चों से पूछ रहा हूँ। Let's start with first one for Fiza Kashif. Fiza Kashif, what are tariffs? These are taxes. Indirect taxes. पूरा बताओ किस पे लगाया जाता है? These are indirect taxes imposed on the imports of the country in बहुत order to अच्छे। discourage. इससे क्या होता है? सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होता है और प्राइस इंपोर्ट्स की बढ़ती है, लोकल Prices गुड्स, rise. हाँ लोकल गुड्स ज़्यादा बिकती हैं। वेरी गुड। अयान अहमद, आप मुझे बता दो बेटे, टैरिफ्स के कोई दो फायदे और कोई दो नुकसान। सर टैरिफ से एक तो कंट्री में कम इंपोर्ट्स आती है, इसका मतलब कम कंपटीशन होगा, लोकल फर्म्स महंगी इंपोर्ट्स हो जाएंगी, लोकल गुड्स सस्ती लगेंगी, ज़्यादा बिकेंगी। वेरी गुड। दूसरा, गवर्नमेंट को क्या मिलता है? दूसरा उनका कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में जाता है। वो भी ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को टैरिफ से रेवेन्यू मिलता है जिसको वो बेनिफिशियल पर्पसेस पे Revenue यूज कर सकते हैं। जी, ठीक हो गया? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गुड होती है। गुड। दो प्रॉब्लम बता दो टैरिफ की। कब इफेक्टिव नहीं होते टैरिफ? जब डिमांड, सर अगर इलास्टिक हो। और सेकेंडली मेरा बेटा, और क्या मसला है टैरिफ का? हम टैरिफ लगाएंगे तो कंज्यूमर्स के पास कम चॉइस होगी और कुछ बताओ, दूसरे कंट्रीज भी रिटेलिएट करेंगे। रिटेलिएट करेंगे जी। शाबाश, गुड। रायान, रायान आप मुझे बताइए, कोटर्स क्या होते हैं? सर ये एक लिमिट बैन होता है। लिमिट लगाई जाती है किस चीज पे? सर एक्सपोर्ट्स पे। एक्सपोर्ट्स पे भी होती है, लेकिन इंपोर्ट्स पे ज़्यादा देखना है। कोटा इज ए लिमिट ऑन इंपोर्ट्स, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। समटाइम्स एक्सपोर्ट्स पे भी लगती है, गलत नहीं बोल रहे हो। कोटास के हसान कोई फायदे बता दें। सर quota सर it is effective when demand is inelastic शाबाश। और सर quota सर it also increase the demand of domestic goods क्योंकि बाहर की गुड्स कम आएंगी और महंगी होके आएंगी। शाबाश। इसके मुनीब खान कोई दो डिसएडवांटेज बता दें कोटा लगाने के। सर एक तो रिटेलिएशन होता है और एक तो टैक्स रेवेन्यू नहीं होता। टैक्स रेवेन्यू नहीं होता अनलेस गवर्नमेंट इसका लाइसेंस बेचे। शाबाश मेरा बेटा। उम्मे कुलसूम, आप बता दो एक्सपोर्ट सब्सिडीज क्या होती हैं? सर गवर्नमेंट जो है वो जो बिजनेसेस एक्सपोर्ट कर रहे थे उनको सब्सिडीज देती है जिनसे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है और इंटरनेशनली मोर कम्पिटिटिव होती है हमारी प्रोडक्ट्स, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ती है। शाबाश, ब्यूटीफुली डन। ठीक है, ज्यादा इफेक्टिव कब होगा? जब डिमांड इलास्टिक हो। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा मेमुना, एक्सपोर्ट सब्सिडीज के कोई दो फायदे बता दें। हमने अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज दी हैं, वही जो उम्मे काइंड ऑफ बता गई थी, दोबारा बता दें।
मेमुना इज समहाउ बिजी. लेट्स गो टू अदन. अदन, कोई फायदे एक्सपोर्ट सब्सिडीज देने के? सर हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सस्ती हो जाती हैं और कम्पिटिटिव हो जाती हैं. बहुत अच्छे, शाबाश. नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, बहुत अच्छे, मूसा ने लिखा है. इसके अलावा एक्सपोर्ट सब्सिडीज के रिजल्ट में आपकी जो एक्सपोर्टिंग फर्म्स हैं वो एक्सपैंड करेंगी, जॉब्स क्रिएट करेंगी. वेरी गुड. लेट्स मूव ऑन Yes, टू sir. मेमुना. यू देयर और नॉट? सर आई एम हियर. नहीं समझ आया था वो? नहीं सर, आ गया था वो, असल में मुझे कनेक्टिविटी इश्यूज आ नो रहे हैं. नो वरीज, नो वरीज, नो वरीज. दो नुकसान जी सब्सिडीज के. अगर मुझे किससे पूछूं अब? अदन से मैंने बात कर ली थी. लेट्स सी, कुछ बच्चे और भी हैं जिनसे बात की. जैसे अब्दुल्ला बाबर. अब्दुल्ला बाबर, मुझे बताइएगा क्या नुकसान है एक्सपोर्ट सब्सिडीज देने? ओके, आई फ्लिप टू आदम हनीफ. आदम हनीफ, क्या नुकसान है एक्सपोर्ट सब्सिडीज देने के? जी जी. सर क्या नहीं अच्छा, सर एक्सपोर्ट सब्सिडी हम्म, के नुकसान होंगे सर. एक तो गवर्नमेंट के लिए कॉस्टली होते हैं. हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्रिएट होगी. बहुत और सर अच्छे. दूसरा, ये जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं होती, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिशियल. इनएफिशिएंट हो जाते हैं फर्म्स, उस पर रिलाई करना शुरू होते हैं. वेरी गुड, शाबाश. इनफैक्ट जी. थर्डली ये भी है कि दूसरी कंट्रीज भी अपने इनके एक्सपोर्टर्स रिटालिएशन सब में कॉमन है. बहुत अच्छे बच्चों. की. एक्सचेंज कंट्रोल. आई गो टू अब्दुल्ला बाबर ने आंसर नहीं किया था, शायद कोई माइक का इशू था. एस एन रिजवी, आप बता सकते हैं एक्सचेंज कंट्रोल्स क्या होते हैं? ओके, आई मूव टू अरहम. अरहम, एक्सचेंज कंट्रोल्स क्या होते हैं? गड़बड़ है ना यहाँ पे? Sir, can I answer? यस, श्योर श्योर, जल्दी से बता दो. Sir, it's like when the government sets a limit कि कितनी like foreign currency आप use कर सकते हो for international transactions. शाबाश. उससे क्या होगा? इंपोर्ट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी जब वो लिमिट मीट हो जाएगी. लेकिन उसका भी वही मसला, रिटालिएशन वगैरह और चॉइस कम हो जाएगी. अच्छा, ये कह रहे हैं मुझे लेट मी इन. अली को मैं देख नहीं पा रहा हूँ. उनको मैसेज कर रहा हूँ. अली बेटे, आई कैन नॉट इवन सी यू इन द क्यू. एक बार दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको आई लेट यू इन. अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको. ऑलराइट, शाबाश. आई एम वेरी हैप्पी द वे यू गाइस आर डूइंग इट. उसके बाद जी वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स दोबारा देख लेते हैं. कंट्री ने खुद ही एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रेंट्स लगा दी कि हम एक हद से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे. ये कोई नेसेसिटी गुड थी, वीट राइस वगैरह, हम चाहते हैं मुल्क में ही रहे. सेकेंडली, कोई एसेंशियल रॉ मटेरियल था जैसे चाइना ने किया था मिलेडिनम नाम के रॉ मटेरियल के लिए. उन्होंने कहा एक्सपोर्ट ना हो जाए सारा, हमारी फर्म्स के लिए रॉ मटेरियल नहीं बचेगा, तो उन्हें वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट लगा दी. आई थिंक नाउ अली इज देयर. यार नज़र क्यों नहीं आ रहा मुझे अली? शायद ज्वाइन कर गए, आई डोंट नो. मैं देखता हूँ, एक मैसेज भी वो कर रहे हैं. नहीं, कोई और बच्चे हैं. अच्छा, हमको माइक के इशूज है, नो वरीज जी. लेट्स मूव ऑन. इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, इवैल्यूएशन के पॉइंट्स हैं. एक तो जी, टैरिफ्स आर मोर इफेक्टिव व्हेन डिमांड इज प्राइस इलास्टिक एंड कोटाज मोर इफेक्टिव व्हेन डिमांड इज इनइलास्टिक. एक्सचेंज रेट ऑफ कंट्री विल आल्सो डिटरमिन द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म. मसलन आपने टैरिफ लगाया, इंपोर्ट्स महंगी हुई, लेकिन हमारी करेंसी अप्रिशिएट कर गई या गवर्नमेंट ने रीवैल्यू किया, तो इंपोर्ट्स दोबारा सस्ती लगना शुरू हो जाएंगी. हो सकता है प्रोटेक्शन ना हो सके. लास्टली जी, कंट्री में बी अ पार्ट ऑफ अ ट्रेड जोन. जैसे यूरोपियन यूनियन है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, आप आपस में टैरिफ कोटास लगा ही नहीं सकते, तो उस केस में प्रोटेक्शनिज्म विल नॉट बी. अच्छा जी, अली कहते हैं मैं दोबारा आ गया हूँ, आप मुझे एंटर करें. नहीं अली, सॉरी. ये जो सर एक्सचेंज रेट वाला चीज जरा रिपीट कर दीजिए. देखो, आपने टैरिफ लगाया, इंपोर्ट्स महंगी हुई ना, लेकिन अगर आपकी करेंसी जी. अप्रिशिएट कर जाए तो इंपोर्ट्स दोबारा सस्ती हो जी. जाएंगी, टैरिफ नलिफाई हो जाएगा, ऑफसेटिंग फैक्टर बन जाएगा. समझ आ गई? ओके जी. हाँ. अली, आई कैन नॉट सी यू इन द क्यू स्टिल. प्लीज एक बार लीव करो और दोबारा आओ. एक मिनट में पॉज कर रहा हूँ ये माइक को अपने. यस बख्तियार.
क्या कहती है? She said, "No, today you look too much like a takes out a picture, shows DM, shows everyone. I just scared her." No. She's over the top. Anyways, मैं पढ़ा रहा हूँ. Right, जी, that's that. Let's move on to the next part. ट्रेड जोन के आप अगर मेंबर हैं तो आप प्रोटेक्शन नहीं कर सकेंगे. जी जी बेटे. सर आपने अभी ये नंबर 6 में करवाया था वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स. यस मेरा बेटा. सर इसमें कैन वी से कि गवर्नमेंट कैन यूज दिस अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा कर रहे हो एंड यू हैव अ फियर कि आपके ऊपर कोई मतलब सैंक्शन ना लग जाए. एब्सोल्युटली यू वांट टू कीप ट्रेड रिलेशनशिप्स गुड. आप नहीं चाहते दूसरी कंट्री हमारे खिलाफ प्रोटेक्शन लगाएं तो आप खुद ही अपने एक्सपोर्ट को रिस्ट्रेंट करते हैं. वेरी गुड, परफेक्ट. राइट जी, ये हो गया प्रोटेक्शनिज्म के मेथड. अब हम कर रहे हैं बेनिफिट्स एंड प्रोटेक्शन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म. बहुत कॉमन क्वेश्चन है. यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ. ट्रिक क्या है? बड़ा सिंपल सी बात है. प्रोटेक्शन के बेनिफिट ऑटोमेटिकली फ्री ट्रेड के प्रॉब्लम्स बन जाएंगे. फ्री ट्रेड क्या है? जिसमें प्रोटेक्शन नहीं है, टैरिफ कोटाज नहीं है. और प्रोटेक्शनिज्म के बेनिफिट्स फ्री ट्रेड के प्रॉब्लम बन जाएंगे और प्रोटेक्शनिज्म के प्रॉब्लम्स फ्री ट्रेड के बेनिफिट बन जाएंगे. फ्लिप व्यू है, मतलब कि मिरर इमेज है. बात समझ आ रही है? दोबारा बता दूं? चलिए करके देखते हैं. एग्जांपल पहला वाला एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं. प्रोटेक्शनिज्म का पहला मेजर बेनिफिट है जी सनराइज इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट. सनराइज या इन्फेंट इंडस्ट्री क्या है जी? न्यूली सेटअप है. अभी वो इतनी बड़ी नहीं हुई कि वो इम्पोर्टेड क्वालिटी गुड्स का मुकाबला कर सकें, सस्ती और क्वालिटी इंपोर्ट्स का. दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड सो दे कैन ग्रो, अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डेवलप देयर कंपैरेटिव एडवांटेज. ये बेनिफिट है प्रोटेक्शन का कि हमारी जो नई नई लगी हुई इंडस्ट्रीज़ हैं, जो नई नई सेट हुई हैं, उनको हम बचा लें इम्पोर्टेड गुड्स के कंपटीशन से वक्ती तौर पे, ताकि वो बड़ी हों, इकोनॉमीज ऑफ स्केल लें, अपनी कॉस्ट कम करें, अपनी स्पेशलाइजेशन यानी कंपैरेटिव एडवांटेज डेवलप करें. अलबत्ता ये प्रॉब्लम कैसे हो जाएगा फ्री ट्रेड का? वी विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट आवर सनसेट इन्फेंट इंडस्ट्रीज. दे विल नॉट बी एबल टू फेस इम्पोर्टेड क्वालिटी गुड्स. एज अ रिजल्ट they will not achieve economies of scale, not be able to develop their comparative advantage and will shut down, causing unemployment. समझ आया धन कैसे करना है? यस सर. जी. सेकंड है जी डिक्लाइनिंग या सनसेट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट. राया आपसे मैं पूछूंगा, पहले समझाता हूं, फिर इसको आपने प्रॉब्लम बनानी है फ्री ट्रेड की. डिक्लाइनिंग सनसेट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट क्या है जी? कुछ इंडस्ट्रीज हैव reached the end of their line now. उनका टाइम खत्म हो गया. They've reached the end of their tenure. They should be protected ताकि बहुत सारे लोग उनसे लिंक्ड हैं, जॉब्स कर रहे हैं. जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, एकदम से अगर वो बंद हुई तो वर्कर्स सारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, बहुत सारे. तो हमें टाइम देना चाहिए कि इंडस्ट्री को बंद करने में 10-15 साल लग जाएं. प्रोटेक्ट करो उनको और उतनी देर में वर्कर्स किसी और स्किल पे रीट्रेनिंग ले लें. राया, ये कैसे डिसएडवांटेज बन रहा है फ्री ट्रेड करने का? Sir, in free trade, the declining and sunset industry wouldn't be protected, so it would lead to unemployment as they would not be protected. वेरी गुड, शाबाश. वर्कर्स को ट्रेनिंग का टाइम नहीं मिलेगा. बस इस तरह करना है. टू प्रिवेंट डंपिंग. डंपिंग क्या है जी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अच्छा याद रखना, पहले ये जो चार है ना, सनसेट, सनराइज इंडस्ट्री, डंपिंग एंड प्रोटेक्टिंग स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, ये इकोनॉमिक्स जस्टिफाई करती है. इट्स ओके टू यूज प्रोटेक्शनिज्म हियर. बाकी सारे केसेस में इकोनॉमिक्स कहती है प्रोटेक्शनिज्म नहीं करना चाहिए, फ्री ट्रेड बेहतर है. तो टू प्रिवेंट डंपिंग. डंपिंग क्या है जी? जब कोई बाहर की कंट्री की फर्म्स इंटरनेशनल मार्केट में इतनी लो प्राइस पे बेच रही हैं, हत्ता कि लॉस पे, ताकि लोकल फर्म्स हर मुल्क की आहिस्ता आहिस्ता कंपटीशन से हट जाएं और वो मोनोपोली बन जाएं. ये एंटी कंपेटिटिव है, गलत तरीका है. तो डंपिंग के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. अब मैमूना, इसको बेनिफिट बनाओ, प्रॉब्लम बनाओ फ्री ट्रेड का. अगर हम फ्री ट्रेड में टैरिफ कोटाज नहीं लगा रहे तो डंपिंग होगी आपके मुल्क में, क्या मसले होंगे? इनके फिर माइक का इशू आ रहा है. लेट्स गो टू मोहम्मद अली अमजद फ्रॉम क्रेसेंट. मोहम्मद अली, डंपिंग फायदा है प्रोटेक्शन का, इसको प्रॉब्लम बनाओ फ्री ट्रेड का. सर दूसरी कंट्रीज हैं वो प्राइस लो करके हमारी कंट्रीज में बेची जाएंगे और हम उसके खिलाफ प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे, जिससे हमारी जो जैसे मार्केट है वो कंपेटिटिव नहीं रहेगी और बाहर की कंपनीज मोनोपोलीज बन जाएगी.
परफेक्ट, शाबाश, monopoly. very good. To protect strategic industries means extremely important, जिनकी बेस पे कंट्री का सर्वाइवल है, बेसिक फूड, वेपन्स वगैरह, तो ऐसी इंडस्ट्री को हमेशा प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ना हो कि कल को हमारे बाहर के मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब हों तो हमें इंपोर्ट करके बेसिक फूड ना मिल सके, अपनी हिफाजत के लिए वेपन्स ना मिल सकें, तो कंट्री से बेसिक नेसेसिटीज़ ही ख़त्म ना हो जाए। तो ये कैसे फ़ायदा नुकसान बनेगा फ्री ट्रेड का, मुझे बता दें हसन। सर जब फ्री ट्रेड होगी तो हमारी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लाइक से जब नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक या कोई वॉर हाँ होगी तो फिर हमारे पास बेसिक फूड और वेपन वगैरह ही नहीं होगा कि हम मतलब उस पे सरवाइव कर सके और अपनी बेसिक नीड जो उनकी है पूरी कर सकें। चले, क्योंकि गुड हमारे इनफ, पास गुड ये इनफ। basic ट्राई टू food स्टे अवे वगैरह फ्रॉम नहीं है। नेचुरल डिजास्टर, वॉर वगैरह की बात कर सकते हो कि उस केस में हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारे ट्रेड रिलेशनशिप खराब हो चुके होंगे, ठीक है। डोंट यूज नेचुरल डिजास्टर्स हियर। नेक्स्ट जी, टू इम्प्रूव बैलेंस ऑफ ट्रेड, बहुत सिंपल सा है, हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इंपोर्टेड गुड्स पे टैरिफ लगा रहे हैं, कोटाज लगा रहे हैं, उनको महंगा कर रहे हैं, कम ला रहे हैं अपने मुल्क में, एक्सपोर्टर को सब्सिडीज दे रहे हैं, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो सरप्लस में चला जाएगा। फिर जी, टू प्रिवेंट डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट, उसी से लिंक्ड है, अगर हमारी लोकल गुड्स बिकेंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ अ डीमैरिड गुड इन द कंट्री, इजी टू अंडरस्टैंड, कुछ सिगरेट्स अल्कोहल वगैरह आ रहे थे, हमने उस पर प्रोटेक्शन लगा दी। अब जी, प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोटेक्शन, और ये बन जाएंगे बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड। प्रोटेक्शन कर रहे हो, टैरिफ कोटाज लगाए हुए हैं, तो आपके मुल्क में बाहर से इंपोर्टेड गुड्स कम आएंगी, कंज्यूमर्स की चॉइस कम होगी, उनकी वेलफेयर कम होगी वर्ल्ड वाइड। Sir, 1 minute. जी, I have a question. यस। Sir, what is monopolies? Oh my God. Monopoly is when one single business dominates a particular market. एक ही फर्म पूरी मार्केट पे छाई हुई है, उसका मार्केट शेयर बहुत बड़ा। समझ आ गया दिन? ओ Yes, लेवल sir. में नहीं बता पढ़ा था दो, आपने? term नहीं पता। ओके Term नहीं पता sir. ओके ओके। नंबर 2 जी, कंट्रीज विल हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट, नुकसान बनाते हैं इसको, फ्री ट्रेड का फायदा बनाते हैं। फ्री ट्रेड से कंज्यूमर चॉइस विल इंक्रीज, वेलफेयर विल इंक्रीज, वर्ल्ड वाइड कंज्यूमर विल हैव अ लॉट ऑफ चॉइस टू इंपोर्ट। सेकेंडली जी, कंट्री विल हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंड मे नॉट स्पेशलाइज ऑन अ नैरो रेंज ऑफ गुड्स। अगर आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो आप स्पेशलाइजेशन को छोड़ रहे हैं ज़रा, मतलब आप क्योंकि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर रिलाई कम कर रहे हो, बचा रहे हो अपनी इंडस्ट्रीज़ को, तो आप स्पेशलाइजेशन नहीं कर रहे हो, अपने कंपैरेटिव एडवांटेज को डेवलप होने से रोक रहे हो। ये बहुत बड़ा बेनिफिट बन जाता है फ्री ट्रेड का। कंट्रीज विल नॉट हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट इफ दे आर नॉट प्रोटेक्टिंग देयर इंडस्ट्री, फ्री ट्रेड कर रहे हैं, दे कैन स्पेशलाइज ऑन व्हाट दे आर गुड एट, नैरो रेंज पे, जैसे पाकिस्तान टेक्सटाइल्स पे कर रहा है, स्पोर्ट्स गुड्स पे कर रहा है, उनको एक्सपोर्ट करके कंपैरेटिव एडवांटेज बना के बाहर से जो चीज़ें खुद नहीं बना रहे हम मंगवा सक रहे हैं। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ फ्री ट्रेड एंड प्रॉब्लम ऑफ प्रोटेक्शन। Transfer of new ideas and technology will reduce as free trade allows easy movement of technology in the world. ये तो बहुत easy to understand है, इंटरनेट, आपके नए नए सेल फोन्स, अच्छी अच्छी चीज़ें, नए आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी, वो आना कम हो जाएगा अगर हमने ज़्यादा महंगा कर दिया उनको प्रोटेक्शन के थ्रू, टैरिफ कोटास के थ्रू। और फ्री ट्रेड का ये बेनिफिट है। रिड्यूस चॉइस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर डोमेस्टिक फर्म्स, अगर फ्री ट्रेड होती तो वो सस्ते अच्छे रॉ मटेरियल्स बाहर से मंगवा लेते, अब वो नहीं कर सकेंगे, लोकली रॉ मटेरियल लेके यूज़ करना पड़ेगा, तो शायद महंगे हों, उतने अच्छे ना हो। Lastly, G, countries may not be able to benefit from their factor endowment by specializing in those products which their factors of production were suitable for. Factor endowment क्या है? Factor endowment means हमारे factors of production, land, labor, capital, enterprise, जिस चीज़ के लिए suitable है वो चीज़ बनाई जाए। जैसे पाकिस्तान में मैंगो बहुत अच्छा होता है, कुछ प्राइमरी गुड्स बहुत अच्छी होती हैं, हमारा ओशन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे बताते हैं कि फ़लानी चीज़ पे स्पेशलाइज करो, लेकिन अगर आप प्रोटेक्शन कर रहे हो तो आप स्पेशलाइजेशन कम कर पाओगे, अपनी फैक्टर एंडाउमेंट को कम यूज़ कर पाओगे, आपको हर चीज़ खुद बनानी पड़ेगी, सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। ग्लोबल आउटपुट फॉल्स, अगर कंट्रीज प्रोटेक्शनिज्म तरफ जाते हैं, शायद प्रोटेक्शनिज्म तरफ जाते हैं तो वर्ल्ड वाइड आउटपुट में कमी होती है, बिकॉज हर कंट्री अपनी अपनी चीज़ पे स्पेशलाइज करता, ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस करता, वर्ल्ड पूरे में आउटपुट बढ़ती, यहाँ पे वो काम नहीं हो रहा। बच्चों समझ आ गया प्रोटेक्शन के बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स, जो फ्री ट्रेड के प्रॉब्लम्स एंड बेनिफिट्स बन गए थे। एनी क्वेश्चंस हियर? वंडरफुल, एनी क्वेश्चंस हियर? अब ये एक बार पढ़ लीजिएगा, बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फ्री ट्रेड। वो बेनिफिट जी, कंज्यूमर चॉइस बढ़ेगी, कंपैरेटिव एडवांटेज कंट्री की कंपनीज अपनी बना सकेंगी चंद गुड्स पर स्पेशलाइज करके,
ग्लोबल आउटपुट बढ़ेगी, नए आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी आएगी, सस्ते अच्छे रॉ मटेरियल्स हम मंगवा सकेंगे पूरी दुनिया से अगर टैरिफ कोटाज नहीं है। हम अपने फैक्ट्री प्रोडक्शन जिस चीज़ के लिए सूटेबल है, फैक्ट्री एंडाउमेंट उसके मुताबिक प्रोड्यूस करेंगे। और प्रॉब्लम्स वही, सनसेट इन्फेंट इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं करेंगी, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगी, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज बाहर निकल जाएंगी अपने बिजनेस से, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ट्रेनिंग का टाइम नहीं मिलेगा दूसरी स्किल में, डंपिंग आएगी आपके मुल्क में, आपकी लोकल इंडस्ट्रीज बंद होंगी, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज नहीं सर्वाइव करेंगी, वेपन्स, फूड्स वगैरह बेसिक चीज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड ख़राब होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, डीमेरिट गुड्स आएंगी आपके मुल्क में। अब ये क्वेश्चन ज़रा आराम से करते हैं, इससे पूरा ये टॉपिक भी रिवाइज हो रहा है और आपका ये कॉमन क्वेश्चन है, ये 6 मार्क का आ जाएगा, कई एंगल से आता है, मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा उन एंगल्स को कवर करने की, वैसे हमने आगे पास पेपर बहुत करने हैं लेकिन स्टिल। डिस्कस इफ प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन कैन एवर बी जस्टिफाइड गिवन द बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड। वैसे वर्ड्स यूज़ करता है कि बच्चा स्टम्प सा हो जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। सिंपल प्रोटेक्शनिज्म के बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चन है। वो कहता है कि क्या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना जायज़ है, जस्टिफाइड है, जबकि इतने बेनिफिट्स हैं फ्री ट्रेड के, तो दोनों साइड पे हम जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। एनालिसिस के 8 मार्क्स, वाई जस्टिफाइड, तो इसमें आप सनराइज इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट लें, एंटी डंपिंग आर्ग्यूमेंट लें, बैलेंस ऑफ पेमेंट का आर्ग्यूमेंट लें, कुछ भी 3 अच्छे पॉइंट्स लेके या 4 उनको एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। उसके बाद जी वाई नॉट जस्टिफाइड, कंज्यूमर चॉइस कम होती है, कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं बन सकता, नए आइडियाज़ टेक्नोलॉजी नहीं आती, कुछ और लिस्ट करते साथ में। Up to 4 for evaluation. As discussed above, protectionism has some benefits for local firm survival and as an anti-dumping measure, but free trade benefits of comparative advantage and specialization are a major opportunity cost. देखो हमने कहा कुछ फ़ायदे हैं, हमारी लोकल फर्म सर्वाइव कर जाती हैं, एंटी डंपिंग मेजर बन जाता है, लेकिन फ्री ट्रेड के जो कंपैरेटिव एडवांटेज डेवलप होने का बेनिफिट है, हर कंट्री अपनी चंद चीज़ों में स्पेशलाइज करता है, वो एक मेजर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें बन जाती है। टू सम अप, economics only justifies protecting domestic industry in case of proven dumping के confirm buyer की firms जानबूझ के सस्ता हमारे मुल्क में बेच रही हैं, sunset sunrise industry argument and strategic industry protection. Other than that, free trade is always to be preferred due to its global benefits and resulting efficiency. किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो? अब यहाँ पे मैं आपको, एक बच्ची ने मुझे कल क्वेश्चन भेजा था, उसको यहाँ पे मैं रेलिवेंट है तो मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन था चाइना के बारे में, कुछ सेक्शन ए का, डिस्कस हु विल बी द विनर्स इन चाइना एंड हु विल बी द लूजर्स इन चाइना एज अ रिजल्ट ऑफ यूजिंग रिमूविंग प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म हटा रही थी चाइनीज गवर्नमेंट, वो कहते हैं कि कौन लूज करेगा, विनर्स कौन होंगे, लूजर्स कौन होंगे। अगेन उसके बेनिफिट्स प्रॉब्लम, सिंपल टॉपिक, कौन लूज आउट करेगा? चाइना की एक्सपोर्टिंग फर्म्स, उसमें जो वर्कर्स मुलाजिम थे उनकी जॉब्स जा सकती है। कौन लूज आउट करेगा? आपकी सनराइज सनसेट इंडस्ट्री, एब्सोल्युटली वही टॉपिक है। फिर कौन कौन गेन करेगा? आपकी लोकल फर्म जिनको अब कंपटीशन कम फेस करना पड़ेगा, डंपिंग नहीं आएगी आपके मुल्क में, ठीक है। आपकी वो फर्म्स जो लोकल गुड्स बना रही थी इंपोर्ट्स के मुकाबले में, अब उनको सस्ती करके बेचने में फ़ायदा होगा। तो एज अ रिजल्ट evaluation में some will lose, some will win, but the benefits of protectionism are only local and short term. In long run, protection should be removed and free trade should be adopted. समझ आ गई मेरी बात बेटे? कोई कंफ्यूजन? वो प्लीज चाइना ज़ैम्बिया के चक्कर में, सॉरी कंज्यूमर्स गेन करेंगे बेटे, जाहिर बात है, चॉइस बढ़ेगी, सस्ती चीज़ें मिलेंगी, फर्म्स जो इंपोर्ट कर रही हैं रॉ मटेरियल्स उनको सस्ते रॉ मटेरियल की चॉइस और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल, तो ये सारे बेनिफिट्स आप लिख सकते हैं। गेट इट? सो प्लीज डू नॉट गेट पुट ऑफ बाय चाइना, इंडिया, व्हाटएवर। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स आर वर्ल्ड वाइड, थोड़ा सा डाटा होता है, बाकी सारी इकोनॉमिक्स होती है। ये जी हमारा पहला पार्ट, जो हमारे मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट 1 PDF ख़त्म हो गया है। अब मैं पार्ट 2 खोल रहा हूँ और उसमें पहला जो टॉपिक है, जो एक्सपेंसिव डायग्राम ऑफ टैरिफ्स, इसको अभी मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज ये प्योरली MCQs का कॉन्सेप्ट है। आप लोग पढ़ना चाहो पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं जा रहा हूँ जो हमें फिलहाल P2 के लिए चाहिए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का टॉपिक कर रहे हैं। ट्रेड ब्लॉक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन?
when countries merge their economic affairs and act like one big country without trade barriers and easy movement of resources between countries. मैं यूरोपियन यूनियन की मिसाल देता हूँ. कोई टैक्स, कस्टम ड्यूटी, कोई टैरिफ कोटाज नहीं है, कोई एक्सपोर्ट सब्सिडीज नहीं, आपस में फ्री ट्रेड कर रहे हैं. फिर जर्मनी का बंदा जाके फ्रांस में जॉब करता है जर्मन आईडी के ऊपर. आप इंग्लैंड से चलते थे, अब तो खैर इंग्लैंड निकल गया उससे, इंग्लैंड से चलते थे और जर्मनी तक एक टोल नहीं पे करते थे मोटरवे पे. यहाँ आप इस्लामाबाद जाते हो टोल पे करते हो. तो इतना ज़्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मीन्स व्हेन कंट्रीज मर्ज देयर इकोनॉमिक अफेयर्स एंड बिकम लाइक वन बिग कंट्री, ताकि आसानी से गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट हो, फ्री ट्रेड हो, वर्कर्स, मशीनरी, आइडियाज़ वगैरह मूव कर सकें. हत्ता कि करेंसी भी एक कर दो जैसे यूरोप है पूरे यूरोपियन यूनियन में, मॉनेटरी पॉलिसी भी इकट्ठी डिसाइड करो. ये सारा कुछ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, यानी ट्रेड ब्लॉक्स बनाने. समझ आ गई बात? बेसिक आइडिया समझ आ गया? बिफोर आई गो ऑन टू लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जी सर. ये मेनली ये वाला जो टेबल है, दिस इज फॉर एमसीक्यूज. मैं आपको दिखाता हूँ ये लेवल्स क्या हैं. फ्री ट्रेड एरिया सबसे लोएस्ट लेवल है, कस्टम यूनियन उससे हायर लेवल, कॉमन मार्केट उससे हायर लेवल, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन और एडवांस लेवल, और फाइनल सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कहाँ हो रही है? फुल इकोनॉमिक यूनियन में. समझ लें ये है प्राइमरी स्कूल, ये सेकेंडरी स्कूल, ये ओ लेवल, ये ए लेवल और ये यूनिवर्सिटी. लेवल्स ऑफ इंटीग्रेशन बढ़ते जा रहे हैं. वाई वाई जो मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब है यस यस यस, ठीक है. और ये सारे फीचर्स हैं, फ्री ट्रेड, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, फ्री मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज. तो अब हम समझना शुरू करते हैं. सबसे लोएस्ट, सबसे वीकेस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन इज आपकी फ्री ट्रेड एरिया. इसमें सिर्फ हम फ्री ट्रेड करें, टैरिफ कोटास हटा दिए और कुछ नहीं. सबसे लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. फिर आती है कस्टम्स यूनियन, आपस में फ्री ट्रेड भी कर रहे हैं, यस, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ भी लगाती है, यानी विद इन द जोन कोई टैरिफ कोटा नहीं, बाहर से कुछ भी आएगा, जोन के बाहर से किसी और मुल्क से, एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ. लेट से 3 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिन्होंने कस्टम्स यूनियन बनाई. अब उनसे बाहर इंडिया से, अमेरिका से कुछ भी सामान आएगा, आपस में कोई टैरिफ कोटा नहीं है, बाहर से कुछ भी आया उस पर कॉमन टैरिफ लेट से 10%. किसी भी कंट्री में, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, जिसमें भी माल एंटर हो रहा है 10% टैरिफ लगेगा. समझ रहे हो? ये है कस्टम्स यूनियन. तो एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कस्टम्स यूनियन? आपने कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ उठा के आंसर कर देना है, क्योंकि ये इसको डिस्टिंग्विश कर रहा है फ्री ट्रेड से, फ्री ट्रेड एरिया से. फिर आगे जी कॉमन मार्केट, फ्री ट्रेड भी आपस में कर रहे हो, कोई टैरिफ कोटा नहीं, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ भी है, बाहर से जोन से कुछ सामान आया उस पर टैरिफ लग जाएगा ऑटोमेटिकली. फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, लेबर कैपिटल आसानी से विद इन दीज कंट्रीज मूव करेंगे जॉब्स के लिए और इस्तेमाल के लिए. इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, ये यूरोपियन यूनियन है हमारी, फ्री ट्रेड भी कर रहे हैं, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ भी है, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल भी है, सेम करेंसी यूरो भी है. कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि इंटरेस्ट रेट डिसाइड कौन करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ यूरोप. हर कंट्री अलग अलग नहीं कर रहा यूरोप में इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई के डिसीजंस. फुल इकोनॉमिक यूनियन, ये सिर्फ अमेरिका की पहली जो 13 स्टेट्स हैं उनमें एग्जिस्ट करती है. फ्री ट्रेड भी है, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ भी, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल भी, सेम करेंसी भी यूज़ करें, डॉलर वहाँ पे. कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस के डिसीजन भी जोन ही डिसाइड कर रही है, अलग अलग कंट्री नहीं कर रहे. समझ आ गया बच्चों ये सारे लेवल्स ऑफ इंटीग्रेशन? Anyone, any concerns? All right, good enough. Let's move on. जी कॉमन मार्केट से जरा दोबारा बताइएगा. कॉमन मार्केट नाम है बेटे, जैसे प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और फिर हाई स्कूल है, ये हाई स्कूल है. थर्ड लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें हम फ्री ट्रेड भी कर रहे हैं, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ भी लगाए और आपस में लेबर कैपिटल एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाके जॉब करें, उसी आईडी के ऊपर कर सकते हैं. अपनी आईडी कार्ड, पाकिस्तान के आईडी कार्ड पे आप श्रीलंका में जॉब कर सकते हैं, बांग्लादेश में कर सकते हैं. ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर. और फिर उसके बाद कॉमन करेंसी भी और कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी, वो इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन. फुल इकोनॉमिक यूनियन पे क्वेश्चन नहीं आता. अब बेटे एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन, डिस्कस इफ क्रिएशन ऑफ ट्रेड ब्लॉक्स या इंटीग्रेशन इज बेनिफिशियल या इज ऑलवेज बेनिफिशियल या मोर बेनिफिशियल. 6 मार्क्स में मार्क्स टीम क्या कहती है? अप टू 4 एक साइड पे, वाई बेनिफिशियल, अप टू 4 वाई नॉट बेनिफिशियल, और कंक्लूजन का 1 मार्क.
Why beneficial? Due to formation of trade blocks, trade creation occurs. ये term याद रखना, trade creation occurs between the countries in the block. इसलिए कि अब barriers remove हो गए हैं, वो country आपस में पहले से ज़्यादा trade करेंगे. Each country will specialize on their comparative advantage and production in the block increases. Countries' firms get a wider choice of cheaper raw materials and consumers of goods and services. जोन के अंदर अंदर पहले से ज़्यादा ट्रेड होगी. हर कंट्री अपनी अपनी चंद गुड्स पे स्पेशलाइज करेगा. जब टैरिफ कोटाज नहीं है दूसरे कंट्री से मंगवा लेंगे जो नहीं बनाते खुद. फर्म्स का रॉ मटेरियल की चॉइस बढ़ेगी और कंज्यूमर्स की फ्री ट्रेड के जो फायदे हैं चॉइस बढ़ेगी. लेकिन नुकसान क्या है? ट्रेड फ्रॉम आउटसाइड द जोन गेट्स डाइवर्टेड या डिफ्लेक्टेड एंड कंज्यूमर चॉइस रिड्यूसेस. जैसे यूरोपियन यूनियन, बिफोर यूरोपियन यूनियन बनने के चाइना से जो ट्रेड करते थे उसका अब 1/3 कम हो गया. चाइना से लेट्स से पहले अगर वो $100 की ट्रेड करते, मैं आसान मिसाल दे रहा हूँ, अब सिर्फ $66 की ट्रेड कर रहे हैं, यानी 1/3 ट्रेड चाइना से कम हो गई है. सो ट्रेड फ्रॉम आउटसाइड द जोन डाइवर्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ टैरिफ, जो कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगा होता है. Firms also have to sell and buy raw materials from within the zone, which might reduce their efficiency. हो सकता है कि ये और बाहर से जोन में सस्ता रॉ मटेरियल हो लेकिन हम विद इन द जोन लेने पे मजबूर है, टैरिफ लग गए हैं बाहर. ट्रेड ब्लॉक्स में कॉज अनएम्प्लॉयमेंट इन कंट्रीज विद लोअर एफिशिएंसी इन शॉर्ट रन. अगर इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का ट्रेड ब्लॉक बनता है तो इंडिया को सबसे ज़्यादा फायदा है, मोस्ट एफिशिएंट है. पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा शॉर्ट रन में, क्योंकि हम उनकी गाड़ियों के मुकाबले में, उनके कंप्यूटर्स वगैरह की इंडस्ट्री के मुकाबले में हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे. फिर जी कंक्लूजन, अगर ट्रेड क्रिएशन ज़्यादा है ट्रेड डाइवर्शन से फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक देन इट्स बेनिफिशियल. लेकिन अगर ट्रेड डाइवर्जन ज़्यादा हो रही है ट्रेड क्रिएशन से तो फिर ये नुकसान है. समझ आ गया बच्चों? 6 मार्क का क्वेश्चन. कुछ पूछना हो इसके बारे में? सही है. अनएम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट दोबारा से एक्सप्लेन करिए. मैंने आपको बताया कि अगर पाकिस्तान, इंडिया और चाइना का ब्लॉक बनता है तो चाइना पाकिस्तान से ज़्यादा एफिशिएंट है, चाइना इंडिया से ज़्यादा एफिशिएंट है, तो सबसे ज़्यादा मार पड़ेगी पाकिस्तानी फर्म्स को. हमारी इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो जाएंगी फ्री ट्रेड की वजह से. आहिस्ता आहिस्ता हमें अपनी क्वालिटी बेहतर करनी पड़ेगी, कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, तब जाके हम ठीक होंगे. लेकिन शॉर्ट रन में जो कंट्रीज इनएफिशिएंट हैं उन्हें ये रिमूवल ऑफ बैरियर्स नुकसान देते हैं. समझ आ गई? जी सर. अच्छा, हम तो लकीली टाइम बचा गए हैं. लेट्स मूव ऑन, सुस्ती नहीं करते. लेट्स मूव ऑन टू एक्सचेंज रेट. ये सही मैंने खोला हुआ था, क्यों मैंने बंद कर दी? चले मैं दोबारा खोलता हूँ. सर यस जी बच्चे. कंपैरेटिव एडवांटेज की जो स्पेशलाइजेशन वाला पॉइंट है वो फैक्टर एंडाउमेंट होगा या ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है? देखो, फैक्टर एंडाउमेंट लीड्स टू कंपैरेटिव एडवांटेज ना, लेकिन इसको अलग अलग मार्क दे देती है सीआई. यू कैन राइट दैट. ठीक है, so you can use both of them. Let's move on to exchange rate, probably the most important chapter in your macro for section A. Exchange rate क्या कहता है जी? What is exchange rate? Price या value of one currency in terms of another. Example, 1 pound is equal to $1.5. डेफिनेशन एक्सचेंज रेट की अच्छी तरह समझ लें, अक्सर आ जाती है. प्राइस या वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर. हम कभी नहीं बता सकते कि करेंसी की वैल्यू क्या है, प्राइस क्या है, जब तक कोई और साथ ना बताओ. जैसे डॉलर की रूपी के अगेंस्ट, पाकिस्तानी रूपी के अगेंस्ट को तकरीबन 190 185 के बीच में चल रहा है. इंडियन रूपी के अगेंस्ट 90 85 रुपीज़ की तरह चल रहा है. तो और अगेंस्ट पाउंड्स $1 में सिर्फ 66 पेनीज आती हैं, 0.66 पाउंड. तो इसलिए हमें किसी और करेंसी का रेफरेंस देना पड़ेगा. तो इट्स प्राइस या वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर. एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन क्या है जी? एप्रिसिएशन याद रखना डिमांड सप्लाई के थ्रू है. डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन जब गवर्नमेंट करती है तो उसको डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन बोलते हैं. सो एप्रिसिएशन है क्या जी? व्हेन प्राइस या वैल्यू ऑफ वन करेंसी राइजेस इन टर्म्स ऑफ अनदर, इट कैन बाय मोर यूनिट्स ऑफ अनदर करेंसी. अब वही पाउंड जो पहले $1.5 खरीद सक रहा था अब $2 खरीद सक रहा है. क्लियर होगी जी एप्रिसिएशन? फिर जी एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन. या एनीवन? फिर आगे Sir, जी. when price Yes. of one currency falls in terms of another, it's called exchange rate depreciation. परफेक्ट है, नो वरीज नो वरीज. For example, भी देता हूँ, if we were buying $1 before and we were getting 1 pound in exchange of it, and now we were getting 2 pounds in exchange of $1, its exchange rate no कम हो गई है सर.
if we are getting $1 and £1, it's exchange rate depreciation. हाँ, ये बेहतर हो गया, शाबाश। तो एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन समझ आ गया। अब मुझे बताएं, लेट्स से किससे बात करूं मैं? सब बच्चे अच्छे आए हुए हो, बट स्टिल आई जस्ट कंफर्म क्विकली। बहुत दफ़ा ये बात आ चुकी है। तो एक्सचेंज रेट अगर हमारा एप्रिशिएट हो, हमारी एक्सपोर्ट की प्राइसेस पे कोई भी बता दे आंसर, और उसकी डिमांड पे क्या असर पड़ता है? सर इसकी डिमांड रिड्यूस हो जाती है क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाती हैं अगर शाबाश appreciate अदन, हो। शाबाश। और एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो तो एक्सपोर्ट सस्ती हो जाती है, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो एप्रिसिएशन लीड्स टू करंट अकाउंट डेफिसिट, डेप्रिसिएशन में लीड टू करंट अकाउंट सरप्लस। सबको क्लियर होगी ये बात? अब देखते हैं जी, एक्सचेंज रेट चेंजेस एंड इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट प्राइसेस कैलकुलेशन। एग्जाम्पल, $150 की टी शर्ट थी। जब एक्सचेंज रेट वाज £1 इज इक्वल टू $1.5, तो यूके वालों को ये टी शर्ट कितने की मिल रही थी? $150 वाली। एक्सचेंज रेट पे डिवाइड करो $1.5 पे, £100 में उनको ये टी शर्ट मिल रही थी। जब पाउंड अप्रिशिएट हुआ, £1 इज इक्वल टू $2, तो 150 को 2 पे डिवाइड करो, अब सिर्फ £75 में यूके वालों को ये टी शर्ट मिल रही है। समझ आ गई बात? करेंसी अप्रिशिएट होने से इंपोर्ट सस्ती हो गई। सो डिमांड फॉर यूके इंपोर्ट्स विल इंक्रीज एंड डिमांड फॉर यूके एक्सपोर्ट्स विल डिक्रीज, करंट अकाउंट बिकम्स डेफिसिट। समझ आई बेटे? कोई कंफ्यूजन? ये समझ आ रहा है मैं कैसे टी शर्ट की प्राइस डॉलर से पाउंड में कन्वर्ट कर रहा हूं? एक्सचेंज रेट पे डिवाइड करके। जब पाउंड अप्रिशिएट हुआ, एक पाउंड डिप्रिशिएट हुआ, एक पाउंड में सिर्फ $1 आ रहा है, वही टी शर्ट $150 की 150/1 अब 150 पाउंड्स में मिलेगी। और अब डिमांड फॉर यूके इंपोर्ट्स विल डिक्रीज, उनको महंगी लग रही है अमेरिकन शर्ट्स, डिमांड फॉर यूके एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज, करंट अकाउंट बिकम्स सरप्लस। हमारे पास 5-1 मिनट हैं, आईसी स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं? कर देते हैं, थोड़ा सा जो छूट गया बस में। मैं कहता था एक्सचेंज रेट कल खत्म करके 2 दिन में अपना कोर्स खत्म करके पास पेपर्स पे जाएं। आईसी कर लेते हैं बेटे, मुश्किल से सर हो 5 जाएंगे मिनट। फैक्टर्स हाँ, करवा सर वो जरा फ्लो खराब हो जाता ये किसकी फ्लो खराब हो रही है? सर रेहान की फ्लो बहुत खराब चल रेहान, ठीक है, कोई मसला नहीं, लेट्स स्टॉप इट हियर, नो वरीज एट ऑल। कल कर लेंगे पहले 10 सेकंड। है। थैंक यू सर। नो वरीज जी, नो वरीज। मैं रिकॉर्ड